आपने इस देश में घोषित आपातकाल भी देखा और कहा जा रहा है कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? 5 किलो अनाज से उनका पेट तो भर सकता है, पर 5 किलो अनाज जो है वो उनको इंसान नहीं बना सकता। ये जो कारपेट आया है, ये जो बेसिक नीति आई है, आर्थिक नीति, इस नीति का ये लक्ष्य है, कारपेट का लक्ष्य है कि जो नीचे की आबादी है इसको ख़त्म कर दो। तो क्या वजह रही सर कि मानसिक शून्यता जो आप बात कर रहे हैं वो जनता में भी घर कर गई है? आखिर जनता की चेतना मृत प्राय क्यों हो गई? अगर जनता नहीं जागेगी तो इस देश का होगा क्या? जो लोकतंत्र का लबादा ओढ़ के नकाब लगा करके जो वर्तमान सरकार है, कह लें, आती है डेमोक्रेसी, आती जनता के बीच, और जनता तय नहीं कर पाती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आखिर इसकी पहचान कैसे हो? और जन जागरूकता की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप समाजवादी चिंतन के नेता हैं, तो ये चेतना लोगों के मन में कैसे जाएगी, कैसे इन विचारों का प्रसार होगा? सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है बल्कि उपदेश दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि आपका जो संवैधानिक दायित्व है वो निर्णय करने का है, वो न्याय करने का है, उपदेश देने का है। सोशल मीडिया ने, या कहूँ कि जो ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ है, उसने तो परिवारों को ही तोड़ के रख दिया। किसी के पास कुछ कहने का समय नहीं है, किसी के पास कुछ सुनने का समय नहीं है, तो आखिर जनता क्या करे, इस देश की लोग क्या करें? वर्तमान में कोई ऐसा नेता आपको नज़र आता है जो राष्ट्र को सही दिशा में या फिर देश के लोगों को सही दिशा में ले जाने की कुव्वत रखता है? साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी से मेरा तात्पर्य नहीं है, समाजवादी जो विचारधारा होती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देश के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार रघु ठाकुर जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आजमगढ़ आप आए हुए हैं, और कहा जाता है शुरू से कि आजमगढ़ की जो धरती है बड़ी उर्वरा धरती है, यहाँ से जो विचार उठते हैं वो राष्ट्रीय फलक पर दस्तक देते हैं और यहाँ के विचारों को पूरा देश आत्मसात करता है। तो सबसे पहले तो मैं सर आपका स्वागत करूँगा अपनी इस ज़मीन पर, और मेरा पहला सवाल आपसे, आपने इस देश में घोषित आपातकाल भी देखा और कहा जा रहा है कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? उसमें अपराधी सामने था, इसमें अपराधी छिपा हुआ है। वो बगैर नकाब वाला आपातकाल था, ये नकाबपोश आपातकाल है। इसमें खतरे ज़्यादा हैं, इसलिए खतरे ज़्यादा हैं कि जब दुश्मन की पहचान सामने हो तो लड़ाई आसान हो जाती है। इस आपातकाल में जितना सत्ता का, तंत्र का दुरुपयोग है, धन का दुरुपयोग है, इसके साथ साथ में एक वैचारिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उस वैचारिक प्रदूषण के चलते इस आपातकाल की विभीषिका को या इस दौर की विभीषिका को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें लड़ाई उससे कहीं ज़्यादा है। तब तो केवल स्वतंत्रता की लड़ाई थी, आज तो स्वतंत्रता के साथ साथ मानसिक स्वतंत्रता और मानस को इन गंदे विचारों के प्रदूषण मुक्त करने की आवश्यकता है, इसलिए चिंता रखें। तो क्या वजह रही सर कि मानसिक शून्यता जो आप बात कर रहे हैं वो जनता में भी घर कर गई है? आखिर जनता की चेतना मृत प्राय क्यों हो गई? अगर जनता नहीं जागेगी तो इस देश का होगा क्या? देखिए, जनता की चेतना मृत प्राय होने के पीछे कुछ तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो इसका कारण है, पर एक और बड़ा कारण है कि राजनीति ने अपना काम करना बंद कर दिया है। आज राजनीतिक दल हों या राजनीतिक नेता हों, ये केवल विज्ञापनी राजनीति कर रहे हैं। विज्ञापन में दे के छप जाएँ, पैसे दे के छप जाएँ और अपने हो गया, काम हो गया। अब राजनीति करने वालों के लिए, जिनको बदलाव करना है, उनके लिए जनता से सीधा संवाद करना पड़ेगा, उन तक जाना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है परिवार, इस समय परिवार का जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो परिवार को भी अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी, क्योंकि आज के मीडिया का विकल्प परिवार दे सकता है। आज की राजनीति में सुधार का काम परिवार कर सकता है, और परिवार को फिर से उस भूमिका पे आना पड़ेगा। तो कैसे होगा सर? परिवार तो खुद ही विखंडन की ओर है। सोशल मीडिया ने, या कहूँ कि जो ये मोबाइल का दौर शुरू हुआ है, उसने तो परिवारों को ही तोड़ के रख दिया। किसी के पास कुछ कहने का समय नहीं है, किसी के पास कुछ सुनने का समय नहीं है, तो आखिर जनता क्या करे, इस देश की लोग क्या करें? आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार के, जो मध्य आयु वाले लोग हैं, जिनको मैं मानता हूँ 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, अब उनकी बड़ी भूमिका है। वो अपने बच्चों के साथ रोज़ बातचीत करें, उन्हें आजमगढ़ का इतिहास बताएं। आजमगढ़ जो लोग हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने की है, उनके बारे में बताएं, इस देश की आज़ादी के बारे में बताएं, संविधान के बारे में बताएं, धर्म क्या है ये उनको बताएं। तो आज शिक्षण संस्थाओं से इंसान नहीं करा सकता है। धार्मिक संस्थाएं भी करीब की धंधा बन गए हैं।
अब इंसान को गढ़ने का जो काम है वो काम परिवार को करना पड़ेगा। और अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि विकृतियाँ परिवारों में आई हैं, सदी आई हैं, टूटे भी हैं, पर आज भी बड़े पैमाने पर परिवार भूमिका अदा कर सकता है। अगर अपने बच्चों को हम समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें खुद भी पहले इसको सीखना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे पूछेंगे आपसे कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो खुद पर अमल करना, परिवार से अमल कराना और समाज को बदलना तभी हो पाएगा। सर, आपने भी कहा कि जो लोकतंत्र का लबादा ओढ़ के नकाब लगा करके जो वर्तमान सरकार है, कह लें, आती है डेमोक्रेसी, आती है जनता के बीच, और जनता तय नहीं कर पाती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आखिर इसकी पहचान कैसे हो? और जन जागरूकता की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप समाजवादी चिंतन के नेता हैं, तो ये चेतना लोगों के मन में कैसे जाएगी, कैसे इन विचारों का प्रसार होगा? हम तो सब मानते हैं कि जिस दिन प्रचार करने वाले भी अपने मन से काम शुरू कर देंगे और खुद भी मोह से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन इसी बदल जाएगी। आज विचारधारा नहीं बिगड़ी है, व्यक्ति बिगड़ा है, लोग बिगड़े हैं। तो जो समाजवादी विचार को मानने वाले लोग हैं उनको खुद भी अपने आप में उन मूल्यों को आत्मसात करके उन पर अमल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आज आवश्यकता है सिविल लापरवाही की। अपने घर में बच्चा आपसे सवाल पूछे तो गुस्सा मत होना, उससे बोलो हाँ पूछो। तो जो बच्चा घर में सवाल पूछेगा वो कल समाज में भी सवाल पूछेगा, वो सियासत से भी सवाल पूछेगा। तो सवाल पूछने का विश्वास और हिम्मत पैदा करना ये एक आसान काम है जो व्यक्ति जो चाहता है कर सकता है। अगर एक बार सिविल लापरवाही पर देश आएगा तभी ये अघोषित ताना से बच पाएंगे। अगर सिविल लापरवाही पे नहीं आएगा तो शायद नहीं बच पाएंगे। सर, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, आपको भी आज अपने वक्तव्य के दौरान आपने कहा कि किसी भी देश की जो मूल आत्मा होती है उसका समाजवाद होता है। अगर समाजवाद नहीं है तो वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष देश नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में, जैसे जब हम आज़ाद हुए उस वक्त से लेकर जो वर्तमान की स्थिति है, हम चले तो सही थे, 200 सालों के बाद अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति मिली थी और सही तरीके से देश जा भी रहा था। अचानक से क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई, और वर्तमान समय में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो शून्यता क्यों है? देखिए, एक तो क्या है कि जो विपक्ष आज दिख रहा है ये खुद भी लंबे समय सत्ता में रह चुका है, तो वो ताकत में तो विपक्ष है पर दिमाग से सत्ता पक्ष है। और आज की जो राजनीति हुई है ये बाजार की राजनीति हुई है, इसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में एक आंतरिक समझौता है, तुम या हम, तुम चलाओ हम चलाएं। उन्हें उन मूल्यों से संबंध नहीं है। दरअसल जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब देश में कट्टरता के साथ में है, क्योंकि कट्टरता देश को तोड़ती है, उदारता देश को जोड़ती है। तो आज अगर देश की एकता को बचाना है, अखंडता को बचाना है, दिमाग से कट्टरता को निकालना पड़ेगा। और इसमें बड़ी भूमिका शिक्षा के साथ साथ परिवार की होगी, राजनीति की भी होगी। तो ये तीनों संस्थाएं जब मिलकर एक साथ काम करें, राजनीति, परिवार और समाज, तब जाकर बदलाव हो पाएगा। वर्तमान में कोई ऐसा नेता आपको नज़र आता है जो राष्ट्र को सही दिशा में या फिर देश के लोगों को सही दिशा में ले जाने की कुव्वत रखता है? देखिए, कोई एक नेता देश को न पहले कभी ले जा पाया ना आज ले जा पाएगा। एक गांधी हुए जिन्होंने गांधी ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, वो सर्वमान्य नेता थे। इस देश में गांधी की भी हत्या हुई। गांधी के बाद में लोहिया हुए। लोहिया भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक तकलीफ की बात पके। अब जनता को चाहिए कि जनता विज्ञापन में नेता ना खोजे। विज्ञापन में तो माल बेचा जाता है, तो जो नेता ब्रांडिंग, जो नेता आपको टीवी पर, चैनल पर, इन पर ज़्यादा दिखे, समझ लीजिए कि ये नेता नहीं है, चोर है। और जो नेता आपको ज़मीन पे काम करते मिले, अपने विचारों से सच्चा मिले, समझ ये नेता है। उनकी ब्रांडिंग चोरों की वो करेंगे, ईमानदार की ब्रांडिंग हम लोग करें, बता के नहीं ये व्यक्ति है ईमानदार, इसके साथ चलो। तो नेता अब हमें गढ़ना पड़ेगा। अब वो दौर निकल गया है कि जब नेता सीधा समाज तैयार करता था। अब तो नेता दिखाने वाले जो नेता हैं विज्ञापन तैयार कर रहा है। तो इस विज्ञापनी नेताओं से मुक्ति पाना जरूरी है। जनता के लिए भी कोई आपका मैसेज है? क्योंकि जनता वही है सर जो 5 किलो राशन में भी खुश हो जाती है और तमाम सरकारों को कोसती भी है, उनकी योजनाएं भी सही लगती हैं, विपक्ष का भी साथ देना चाहते हैं, धरने पे वाकई रुक नहीं पाते। अक्सर लगता है कि अब की बार यहाँ पे इन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी, फला पार्टी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर वो अत्याचारी है फिर कैसे शासन में आ जा रहा है? सर, क्या है कि जनता तो सबसे बड़ी गुनहगार है, क्योंकि जिसका जीवन या जिसका भविष्य दांव पे लगा है वो जनता है जी। अगर शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, गरीब के बच्चे को पढ़ने के अच्छे स्कूल नहीं हैं, दवाई के लिए चिकित्सालय नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो जो स्टेक है वो तो स्टेक तो गरीब आदमी का है, सामान्य आदमी का है।
5 किलो अनाज से उनका पेट तो भर सकता है, पर 5 किलो अनाज जो है वो उनको इंसान नहीं बना सकता। ये जो कारपेट आया है, ये जो बेसिक नीति आई है, आर्थिक नीति, इस नीति का ये लक्ष्य है, कारपेट का लक्ष्य है कि जो नीचे की आबादी है इसको ख़त्म करके रहो, उसको जिंदा रखो, पर वो जानवर के समान जिंदा रहे और खा पी के चला जाए, ये मर जाए फिर अगली पीढ़ी को देख लो। तो ये जो दौर चला है, ये दौर ही एक प्रकार से अमानवीयता का दौर है। पूंजीवाद अमानवीयता का दर्शन है, समाजवाद मानवता का दर्शन है। ये भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि 5 किलो अनाज जब ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस प्रश्न के साथ लीजिए कि हमें ये क्यों लेना पड़ रहा है और कब तक लेते रहेंगे। एक संपन्न व्यक्ति में और हमें अंतर क्या है, उसकी संपन्नता क्यों, हमारी संपन्नता क्यों नहीं है, हम ऐसे काबिल क्यों नहीं बन पाए हैं आज़ादी के 75 साल में कि हम अपना अनाज नहीं खरीद सकते हैं, हम अपना तेल नहीं खरीद सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चे का विवाह नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन ये सवाल लोग पूछना शुरू कर गए, आज के दौर की सबसे बड़ी जो लड़ाई है, सबसे बड़ा संघर्ष है, वह है समता का संघर्ष। आदमी के मन में समता की भूख पैदा करनी पड़ेगी। जो अंतर हैं अमीर गरीब के, जात पात के, धर्म के, मजहब के, इन सबको समाप्त करके एक इंसान बने, ये दर्शन पैदा करना पड़ेगा। इस पर सबको लगना पड़ेगा। सर, पहले की सरकारों से अगर कोई गलती हो जाती थी, नेताओं मंत्रियों से कोई गलती हो जाती थी, तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले लेता था, स्वतः संज्ञान लेकर के कॉल कर लेता था, चिताता भी था, कार्रवाई भी करता था। अब मैंने आपके वक्तव्य में सुना कि आपने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भाषण देते हैं, खाली वो धर्मगुरु बन गए हैं, जो बैठ के कथा सुनाते हैं और सामने गले में सोने की चैन पहने हुए ब्लैक मनी वाले लोग बैठे रहते हैं। तो धर्मगुरु भी पसंद रहते हैं और सुनने वाले पसंद रहता है। ना इनको बदलाव करना है, ना उनको बदलना है। आज यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की हुई है। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है बल्कि उपदेश दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि आपका जो संवैधानिक दायित्व है वो निर्णय करने का है, वो न्याय करने का है, उपदेश देने का नहीं है। मेरा आखिरी और ज्वलन सवाल है सर, समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी को इस देश का क्या भविष्य दिखता है? इस देश का भविष्य हमें तो अच्छा दिखता है और हमको उम्मीद है कि इस देश को हम लोग बदल के समता का देश, समाजवाद का देश बना पाएंगे। कट्टरपंथ हारेगा, गैर बराबरी मिटेगी, चेतना आएगी और अंततः लोग जागेंगे। सर, इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल है सर कि जब हमें सब अपनी कमियां पता है कि हाँ यहाँ पे सुधारों की गुंजाइश है, तो फिर हम उस पर काम क्यों नहीं करते, उसमें हम सफलता क्यों नहीं? हम तो काम कर रहे हैं, काम करने वालों की संख्या भी कम है। हम चाहते हैं कि सब लोग बढ़ें, सब लोग काम करके काम करें। अब इस दौर ऐसा आया है कि इस दौर में एकदम से कटाव हुआ है, काम करने वाले ईमानदार कुछ लोग बचे हैं। तो अगर आप जो सहयोग के साथ सहयोग करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत 2 होंगे, 2 से 20 होंगे, 20 से 200 होंगे, कोई हम लोग 2 लाख होंगे, देश बदल देंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।